हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैब अकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मेंबर। आज के लेक्चर में हम क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 10 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं। हमने देखा कि मुगल एम्पायर जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था इस मैप में, और धीरे धीरे 18th सेंचुरी के आते आते जो है मिड ऑफ 18th सेंचुरी तक तो एकदम मतलब बिखर सा गया मुगल एम्पायर। तो बहुत सारे एरियाज है वहाँ पे, अलग अलग रूलर्स जो हैं, अलग अलग जो मानसबदार से उन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो बाहर से आए, विदेश से आए जो लोग थे, जिनको हम ब्रिटिशर्स कहेंगे, नेक्स्ट जो हम सेशन पढ़ेंगे जब हम क्लास 8 में पढ़ेंगे, तो ये उन्होंने भी जो है ब्रिटिश कंट्रोल अपना, यहाँ जो पिंक वाला एरिया है दिख रहा है वहाँ पे अपना फैला लिया। हमने देखा कि जो मुगल एम्पायर है कैसे मुसीबत में आया, कैसे वो गिरने लग गया। और जो लेटर मुगल्स हैं, जो वीक रूलर्स थे मुगल एम्पायर के, उनके बारे में भी हमने कुछ कुछ देखा था। हमने देखा, देखिए जैसे काफी सारे जो नादिर शाह वगैरह है, कितने सारे लोगों ने अटैक किया। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और नए जो स्टेट्स है वो कैसे उभर के आने लगे। तो ओल्ड मुगल प्रोविंस के बारे में भी हमने देखा था हमने कि तीन जो लार्ज प्रोविंस है जिसको अवध सद्दत खान ने अपने अंडर रखा था, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को और असफ जाह ने हैदराबाद को। ये तीनों ने कैसे जो है मुगल अम्पायर्स के अंडर रहते रहते जो स्टेट उनको दिया गया था, ऐसा मनसबदार दिया गया था, उन्होंने उन स्टेट में कैसे अपना पूरा बोलबाला लगा लिया। और हमने ये भी देखा था कि उनके पास क्या क्या जाट रैंकिंग है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हैदराबाद से। तो निजाम उल मुल्क असफ शाह, ठीक है, नाम क्या है इनका, निजाम उल मुल्क असफ शाह, द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट। 1724 से 1748 तक इन्होंने यहाँ पर रूल किया। वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर एट द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्पायर एम्परर फारूक सियार। तो देखिए, ये निजाम उल मुल्क जो असद शाह है वो क्या है, हैदराबाद स्टेट उसको उन्होंने फाउंड आउट किया। और देखिए वो कौन था, एक पावरफुल मुगल मेंबर था, मानसबदार था, किसके कोर्ट में, मुगल एम्परर के कोर्ट में। और कौन से राजा के अंडर, फारूक सियार के अंदर। ही वॉज एंट्रस्टेड फर्स्ट विद द गवर्नरशिप ऑफ अवध एंड लेटर गिवन चार्ज ऑफ द डेक्कन। तो पहले देखिए, पहले उसको क्या किया था, पहले क्या चीज सौंपा गया था उसको, गवर्नरशिप। कहाँ पे उसको जाके राज्य नहीं करना था, मतलब गवर्नर कहाँ का बनना था, अवध का। फिर लेटर जो है बाद में जो है उनको डेक्कन का चार्ज दे दिया गया था। एज द मुगल गवर्नर ऑफ द डेक्कन प्रोविंस ड्यूरिंग 1722 असफ शाह हैड ऑलरेडी गेन्ड पावर ओवर इट्स पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, जैसे वो मुगल गवर्नर ने उनको डेक्कन का जो प्रोविंस दिया था, कब दिया, 1720 से 22 तक। असफ शाह ने तब तक जो है बहुत सारे एरियाज को अपने अंडर कंट्रोल में रख लिया था। उन्होंने पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कंट्रोल जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको अपने अंडर रख लिया था। तो टेकिंग सब्सिक्वेंट एडवांटेज ऑफ द टर्मोइल इन द डेक्कन। तो जो ये उथल पुथल हो रहा था डेक्कन एरिया में, और जो स्टेट था वो एकदम कंफ्यूजन में था कि कौन सा स्टेट किसका है। जो मेन मुगल एम्परर है वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तो इसका फायदा उठा के, और जो कंपटीशन अगेन द नोबल कोर्ट नोबल है ना, जो कोर्ट नोबल्स में थे, जो नोबल्स मतलब जो और उनके जो साथ वाले जो नोबल्स थे, ठीक है, जो जिनको अच्छे अच्छे पावर्स दिए गए थे, नोबल्स जो हैं, ही गैदर पावर इन हिज हैंड एंड बिकेम द एक्चुअल रूलर ऑफ दैट रीजन। तो उन्होंने अपना जो है पावर जो है, जो सारे जो राज्य का पावर है अपने अंडर में रख लिया, और क्या है, एक्चुअल रूलर बन गया उस रीजन का। तो असफ जाह बॉट skilled soldiers and administrators from North India who welcomed the new opportunity in the South। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, स्किल्ड सोल्जर्स, ठीक है, तो बहुत ही मतलब प्रतिभाशाली जो है सोल्जर्स और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कहाँ से ना लेके आया, नॉर्थ इंडिया से। और नॉर्थ इंडिया से जिनको लेके आया वो एकदम मतलब खुश थे कि उनको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी साउथ में। ही अपॉइंटेड मानसबदार एंड ग्रांटेड जागीर, ठीक है, तो वो अलग से अपने लिए मानसबदार अपॉइंट किया उन्होंने, और उनको क्या है, जागीर दे दिया। जागीर हमने पहले देखा है, पीस ऑफ लैंड। ऑल्दो ही वाज स्टिल अ सर्वेंट ऑफ मुगल एम्परर, he ruled quite independently without seeking any direction from Delhi or facing any interference। तो देखिए, वो अभी भी क्या है, एक सर्वेंट था मुगल एम्पायर का, मतलब मान सबदार था मुगल एम्पायर का, लेकिन फिर भी क्या है, वो एकदम
अपने तरीके से क्या है इंडिपेंडेंटली बिना किसी रोक टोक के वो बिना किसी रोक टोक के फेसिंग एनी इंटरफेरेंस बिना किसी रोक टोक के वहां पे राज्य कर रहा था और उसको दिल्ली से भी कोई डायरेक्शन नहीं दिया जाता था, उसको कोई डायरेक्शन वहां देने की भी जरूरत नहीं रहती थी, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं रहती थी। द मुगल एम्पायर merely confirmed the decision already taken by निजाम उल मुल्क असफ शाह। तो जो मुगल एम्पायर है, जैसे कि हमने पहले भी देखा, ये क्या थे, वीक रूलर्स थे, ये नहीं जान पा रहे थे कि मतलब कैसे राज्य को ठीक से चलाना है, इतना बड़ा राज्य हो गया था। तो जो एम्पायर है वो मतलब बहुत कम कंफर्म करते थे कि जो भी डिसीजन वो ले रहे हैं निजाम उल मुल्क वो सही है क्या नहीं है। The state of Hyderabad was constantly engaged in a struggle against Maratha to the west and with independent Telugu warriors, warrior chief नायकास ऑफ द प्लेट्यू। तो देखिए जो स्टेट ऑफ हैदराबाद जो स्टेट है वो कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार जो है एंगेज मतलब व्यस्त रहना, किस चीज में व्यस्त था भाई, स्ट्रगल्स हो रहे थे, मतलब जो मराठा है वेस्ट से वहां पे लड़ाई करने आ जाते थे और कभी कभी जो इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर चीफ्स हैं वो वहां पे आ जाते थे, तो मतलब हमेशा बिजी रहते थे भाई लड़ाई लड़ने के लिए। द एम्बिशन ऑफ द निजाम उल मुल्क असफजा टू कंट्रोल द रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इन द ईस्ट वेर चेक्ड बाय ब्रिटिश who were becoming increasingly power in that region। तो देखिए यहाँ पे जो मराठा है और इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर्स तो है ही है, तो लेकिन एम्बिशन क्या था, वो क्या चाहते थे निजाम उल मुल्क, क्या क्या चाहते थे कि वो रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया जो है कोरोमंडल कोस्ट का, उसको ईस्टर्न साइड में उसको वो अपने अंडर कंट्रोल में रखे। लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे ब्रिटिशर्स जो है अपना पावर एकदम इंक्रीज कर चुके थे, वहां पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन जमा चुके थे। तो मैप 2 में हमने ये चीजें देख चुकी थी। अब निजाम आर्मी के बारे में यहाँ थोड़ा सा बता रहे हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद पर्सनल ट्रूपर्स इन 1790। तो निजाम हैड अ सवारी ऑफ 400 एलिफेंट्स। तो कितनी एलिफेंट्स है उनके पास, सवारी मतलब एलिफेंट जो एकदम सजा के रखते हैं जिसके ऊपर हम बैठ सके और लड़ाई में जा सकते। तो 400 एलिफेंट्स हैं। सेवरल थाउजेंड्स ऑफ हॉर्समैन, कितने हॉर्समैन है, थाउजेंड्स ऑफ हॉर्समैन नियर हिज पर्सन हु रिसीव अप पर 100 रुपीज नॉमिनल प्ले आर एक्सट्रीमली वेल माउंटेन एंड रिच कैप्रिजेंट। ठीक है, तो कैप्रेजेंट का मतलब होता है हॉर्स जो है उसको बहुत ही मतलब अच्छे से सजा धजा के रखना, एकदम जैसे दूल्हे वाला जो रहता है ना वैसे नहीं, मतलब जो एकदम लड़ाई में लड़ने जाते हैं ना एकदम सजा धजा रहता है वैसे वाला। तो क्या है जिसको हॉर्स हॉर्स को जो ये सब सजा वजा के रखते थे उनको कितने पैसे मिलते थे, 100 रुपीज नॉमिनल प्ले। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे अवध के बारे में, कौन सा रूलर कहाँ पे था, क्या था, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे कि निजाम ये असफ था कहाँ का था, हैदराबाद का था। तो आपको ये चीजें एकदम याद में रखना है, कब से कब उन्होंने रूल किया, कहाँ कहाँ रूल किया, वो क्या थे, जैसे मान सरदार थे मुगल रूलर के अंदर, ये सब चीजें आपको एकदम माइंड में आपके रहनी चाहिए। उसके बाद हमको देखना है अवध। ठीक, तो बुरहान उल मुल्क सद्दत खान, ठीक है, इनका क्या नाम है, बुरहान उल मुल्क सद्दत खान वाज अपॉइंटेड सूबादार ऑफ अवध इन 1722। तो यहाँ पे इनको क्या अपॉइंट किया गया, तो सूबादार अपॉइंट किया गया था अवध का 1722 में। एंड फाउंडेड ए स्टेट विच वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इमर्ज आउट ऑफ द ब्रेकअप ऑफ द मुगल एम्पायर। तो ये बहुत ही बड़ा राज्य स्थित हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य स्थित हुआ ब्रेकअप होने के बाद मुगल एम्पायर से। ब्रेकअप मतलब अलग हो गया, मुगल एम्पायर से क्या हो गया, अलग हो गया। उसके बाद जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट बन के उभर के आया। तो अवध वाज अ प्रॉस्परस रीजन। ठीक है, प्रॉस्परस रीजन मतलब एकदम रिच एंड सक्सेसफुल है ना, पूरा समृद्ध रीजन था, कंट्रोलिंग रिच एलुवियल गंगा प्लेन एंड द मेन ट्रेड रूट बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल। तो यहाँ पे जो है अवध जो है बहुत ही प्रॉस्परस रीजन था, मतलब कोई वहां गरीब नहीं, एकदम रिच और सक्सेसफुल लोग वहां रहते थे। और ये अवध ने क्या कंट्रोल करके रखा था, अवध ने कंट्रोल करके रखा था जो रिच एलुविलियन गंगा प्लेन है उसको, और जो मेन ट्रेड रूट है नॉर्थ इंडिया और बंगाल के बीच का उसको भी। तो बुरहान उल मुल्क आल्सो हेल्ड द कंबाइंड ऑफिसर्स ऑफ सूबादारी, दीवानी एंड फौजदारी। तो यहाँ पे जो है जो बुरहान उल मुल्क है यहाँ पे की पोर्ट्रेट दिया गया है सद्दत खान, उन्होंने जो 3 ऑफिसर्स अपने अंडर में रखा था, क्या था, सूबादारी हो गया, दीवानी हो गया और फौजदारी हो गया। तो सूबादारी जो पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, दीवानी जो फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और फौजदार जो सोल्जर्स मिलिट्री है उसकी जिम्मेदारी। तो इन अदर वर्ड्स ही वाज रिस्पांसिबल फॉर मैनेजिंग द political, financial and military affairs of the province of Awadh. Burhan ul Mulk tried to decrease the Mughal influence in the Awadh regions by reducing the number of office holders appointed by
मुगल्स। तो यहाँ पे जो बुरहान उल मुल्क है वो क्या कर रहे थे, मुगल्स का जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, उनका जो हस्तक्षेप है उसको मतलब कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो नंबर ऑफ ऑफिस होल्डर्स थे मतलब जो मुगल्स के द्वारा अपॉइंट किए ऑफिस होल्डर्स थे उनको वहां से हटा दिया, जो जागीरदार थे उनको हटा दिया और अपने नए जो ऑफिसर्स हैं उनको वहां पे बैठा दिया। ही ऑल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ जागीर, ठीक है, जो जागीर दी जाती थी उसको भी क्या कर दिया उन्होंने, रिड्यूस कर दिया साइज में, जो लैंड, जागीर मतलब लैंड, एंड अपॉइंटेड हिज ओन लॉयल सर्वेंट्स टू द वैकेंट पोजीशन। तो जैसे कि हमने देखा उन्होंने क्या करना चाह रहे थे, रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑफिस होल्डर, और उनकी जगह में क्या है वो अपने जो लॉयल सर्वेंट्स है उनको वहां पे उन वैकेंट पोजीशन में बैठा दिया। द अकाउंट ऑफ जागीरदार्स were checked to prevent cheating and revenues of all districts were reassessed by ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द नवाब्स कोर्ट। तो देखिए जो भी अकाउंट्स रहते थे जागीरदार का, जो जागीर उनको दी जाती थी वो जो है उनको चीटिंग ना करे और जो रेवेन्यू है उसका हेर फेर ना करे, जो वो टैक्स वो कलेक्ट कर रहे हैं उसका हेर फेर ना करे, तो उसको किया जाता था, पूरा मतलब टैली किया जाता था। तो यहाँ पे रीअसिस्ट मतलब जो फिर से करना, ठीक है, रीअसेस मतलब फिर से करना, और इसके लिए अलग से ऑफिसर्स जो है अपॉइंट करके रखा जाता था बाय द ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द नवाब्स को। तो यह आपको समझ में आया कि जो उन्होंने क्या किया, जो मुगल के जो रूलर्स, मुगल के जो ऑफिसर्स हैं उनको हटाया, वहां पे अपने जो ऑफिसर्स है वहां पे उनको बैठा दिया, और जो नए ऑफिसर्स है उनको भी चेक करने के लिए नए ऑफिसर्स उन्होंने अपॉइंट किए ताकि कोई भी चीटिंग ना हो सके। ही साइज्ड नंबर ऑफ राजपूत जमींदार्स एंड द एग्रीकल्चरल फर्टाइल लैंड ऑफ द अफगान्स ऑफ रोहिला खंड। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी जगह कब्जा कर लिया, जो राजपूत जमींदार्स हैं वहां उनके एरिया को, और जो एकदम एग्रीकल्चरली फर्टाइल लैंड है उनको, ठीक है, किसका, अफगान्स ऑफ रोहिला खंड के। द स्टेट डिपेंडेंट ऑन लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स फॉर लोन्स। तो ये जो स्टेट है अवर स्टेट, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट था, लोकल बैंकर्स और महाजन्स के ऊपर लोन्स के लिए। तो इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द हाईएस्ट बिल्डर। तो यहाँ पे जो राइट टैक्स कलेक्ट करने का राइट है वो किसी को भी देना रहता था, तो क्या है, बिडिंग सिस्टम होता था। तो जो ज्यादा बोली कर लगाएगा, बिडर्स मतलब जो बोली लगाने वाला ज्यादा बोली लगाएगा उसको वो राइट दे दिया जाएगा। These revenue farmers, Irajadars, agreed to pay the state a fixed sum of money. तो यहाँ पे जो रेवेन्यू फार्मर्स हैं, जो इजादार्स हैं, वो एग्री करते थे कि वो पे करेंगे एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी को। तो लोकल बैंकर्स एग्रीड द पेमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट टू द स्टेट। तो जो लोकल बैंकर्स हैं वो क्या हो जाते थे, एग्री गारंटी करते थे कि जो पेमेंट है और ये कॉन्ट्रैक्टेड मनी का वो स्टेट को दे देंगे। इन टर्न द रेवेन्यू फार्मर्स जो टैक्स कलेक्ट करने वाला फार्मर्स है, वे आर गिवन कंसिडरेबल फ्रीडम इन असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। तो जो रेवेन्यू फार्मर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जो बिडर्स हैं, ठीक है, जो बिडर्स हैं जिन्होंने बोली लगाई वो अब क्या हो गए, रेवेन्यू फार्मर्स। और जो रेवेन्यू फार्मर्स हैं वो उनको क्या है, बहुत ही फ्रीडम रहता था कि वो एक्सेस करे और कंट्रोल करे टैक्सेस को। These developments allowed new social groups like moneylenders and bankers to influence the management of the state revenue system, something which had not occurred in the past. तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया, ये जो रेवेन्यू फार्मर्स है उनको राइट दे दिया, तो ये जो है इससे क्या हो गया, जो मनी लेंडर्स और बैंकर्स हैं वो भी मतलब बहुत पावरफुल हो गए, वो इन्फ्लुएंस करने लगे, हस्तक्षेप करने लगे जो मैनेजमेंट का स्टेट रेवेन्यू सिस्टम है उसको, और ये चीजें जो है इससे पहले कभी नहीं हुई थी। तो अब हम देखेंगे बंगाल के बारे में। तो Bengal gradually broke up from Mughal control under Murshid Quli Khan, who was appointed as नाइब डिप्टी ऑफ द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। तो यहाँ पे देखिए बंगाल जो है ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे क्या होने लगा, ब्रोक अवे मतलब ग्रेजुअली ब्रोक अवे मतलब धीरे धीरे क्या होने लगा, अलग होने लगा मुगल कंट्रोल से। किसके अंडर, मुर्शिद कुली खान के। तो मुर्शिद कुली खान क्या था, एज अ नायब, ठीक है, नायब का मतलब होता है डिप्टी टू द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। तो जो गवर्नर था वहां का, उसका ये क्या था, डिप्टी, उसका सहायक था, ठीक है, ये कोई गवर्नर नहीं था, कोई मानसबदार नहीं था, ये क्या था, गवर्नर का सहायक था। although never a former सूबेदार, ठीक है, वो कोई फॉर्मल सूबेदार नहीं था, वो किसी गवर्नर के अंडर में था, लेकिन अपने आप को एक गवर्नर की तरह ही वो रूल करता, वो बंगाल में रूल करने लगा। तो मुर्शिद कुली खान क्विकली एक्सरसाइज्ड ऑल द पावर दैट वेंट विद दैट ऑफिस। तो देखिए मुर्शिद कुली खान क्या है, बहुत ही जल्दी उसने सारे जो पावर्स है उनको अपने अंडर में रख लिया। साइज मतलब अपने अंडर में रख लेना, छीन लेना। लाइक द रूलर्स ऑफ हैदराबाद एंड अवध, ही ऑल्सो कमांडेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट।
जैसे कि हैदराबाद और अवध का हमने देखा, ये भी इसने भी क्या किया, जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का उसको अपने अंडर रख लिया। In an effort to reduce Mughal influence in Bengal, he transferred all Mughal जागीरदार्स to Orissa। ठीक है, तो उन्होंने क्या एफर्ट किया कि ये मुगल्स है उनका इन्फ्लुएंस जो है वो रिड्यूस हो सके बंगाल में, इसलिए उन्होंने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया जो भी मुगल जागीरदार थे उनको उड़ीसा में। तो जो समझ रहे हैं यहाँ, मुगल जागीरदार, जो मुगल्स ने जो जागीरदार अपॉइंट किए थे उसको जो है मुर्शिद कुली खान ने उड़ीसा ट्रांसफर कर दिया एंड ऑर्डर अ मेजर रीअसेसमेंट ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द बंगाल। और क्या ऑर्डर किया उसने कि फिर से जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए बंगाल का। तो रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन कैश विद ग्रेट स्ट्रिक्टनेस फ्रॉम ऑल जमींदार। सो रेवेन्यू किस में कलेक्ट किया जाता था, कैश में कलेक्ट किया जाता था और बहुत ही स्ट्रिक्टनेस के साथ। As a result, many जमींदार has to borrow money from bankers and money lenders। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे जो जमींदार था उनको बोरो करना पड़ता था, उधार लेना पड़ता था मनी, कहाँ से, बैंकर्स और मनी लेंडर से। Those unable to pay were forced to sell their lands to the large जमींदार। और जो भी है वो टैक्स नहीं पे कर पाते थे उनको क्या करना पड़ता था, अपने जो जमीन है उसको बड़े जागीरदार से के पास बेचना पड़ता था। उसके बाद देखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ अ रीजनल स्टेट इन 18th सेंचुरी बंगाल देयरफॉर लेड टू अ कंसिडरेबल चेंज अमंग्स द जमींदार्स। तो देखिए जो ये रीजनल स्टेट डेवलप हो गया, ठीक है, रीजनल स्टेट कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि इसको जो है ना सूबेदार का जो सहायक है उसने क्या है अपने अंडर जो भी स्टेट है उसको रख लिया, कौन सा स्टेट है, बंगाल को रख लिया। और 18th सेंचुरी में के आते आते ये क्या बहुत सारे चेंज हो गए जो जमींदार हैं उनमें। द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द स्टेट एंड बैंकर नोटिसेबल इन हैदराबाद एंड अवध एज वेल। और यही चीजें हमने हैदराबाद और अवध में भी देखा था। उन्होंने भी क्या किया था, जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको अपने अंडर कंट्रोल में रख लिया था। तो यहाँ पे देखेंगे अली वर्दी खान होल्डिंग द कोर्ट, ठीक है, अली वर्दी खान को दिखाया गया है यहाँ पे, वो कोर्ट का मतलब अपना एक जो कोर्ट है सभा है वो ले रहे हैं। was evident in Bengal under the rule of अलीवर्दी खान। ठीक है, तो अवध के अंडर भी थे अलीवर्दी खान। ये सारी चीजें हम पहले देख चुके हैं। ड्यूरिंग हिज रेन द बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ बिकेम एक्सट्रीमली प्रॉस्परस। तो बहुत ही रईस हो गया कौन, बैंकिंग हाउस ऑफ जगत सेठ। If we take a bird eye view, we can detect three common features among these traits। तो बर्ड आई व्यू मतलब चील की नजर से देखते हैं ना, मतलब जो बोलते हैं हम, उसका मतलब होता है यहाँ चिड़िया की आंख से देखने का मतलब नहीं है, मतलब एकदम बारीकी से अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, थ्री कॉमन फीचर्स। तो फर्स्ट क्या है, दो मेनी ऑफ द लार्जर स्टेट वे एस्टेब्लिश बाय अर्नस्वाइल Mughal nobles, they were highly suspicious of some of the administrative system that they had inherited। तो देखिए पहला जो क्या सिमिलरिटी है कि देखिए बहुत सारे जो नए राज है, बहुत सारे जो मेनी ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट, ठीक है, बहुत सारे लार्जेस्ट स्टेट एस्टेब्लिश हो गए थे बहुत ही जल्दी। लेकिन जो मुगल नोबल्स थे वो लोग क्या थे, बहुत ज्यादा शक करने लग गए थे कि कुछ तो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो इनहर्ट करके आए थे और जो पर्टिकुलर जागीरदारी सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सेकेंडली देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर्ड। ठीक है, तो सेकंड क्या था, जो उनका मेथड था टैक्स कलेक्शन का वो क्या था, थोड़ा सा डिफरेंट था। rather than relying of the officers of the state, all the three regime contracted with the revenue farmers for collection of the tax। जैसे कि मुगल एम्पायर जो है उनसे काफी अलग था टैक्स कलेक्शन जो है। तो देखिए वो क्या है, ऑफिसर्स पे रिलाई नहीं करते थे, जो स्टेट के ऑफिसर्स थे उस पर भरोसा नहीं करते थे। वो क्या करते थे, जो तीनों जो है अवध, हैदराबाद और बंगाल जो है, उनके जो लीडर्स हैं, जो अभी हमने देखा, जो सूबेदार्स हैं, जो मानसबदार्स हैं, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ कर लेते थे, रेवेन्यू फार्मर्स के साथ, ताकि वो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू कर सके। द प्रैक्टिस ऑफ इराजादारी दोली थ्रूली disapproved by the Mughals spread all over the India in 18th century। तो जो इजारदारी सिस्टम है जिसको मुगल्स जो है डिसअप्रूव करते थे वो क्या है पूरे कंट्री में फैल गया 18th सेंचुरी के आते आते। देयर इम्पैक्ट ऑन द कंट्री साइड डिफर्ड कंसिडरेबली। और उनका जो इम्पैक्ट है, उसका जो असर है वो कंट्री साइड मतलब जो विलेज वाला एरिया है वहां पे बहुत ही उनको फर्क देखने के लिए मिला। द थर्ड कॉमन फीचर इन ऑल द रीजनल स्टेट्स फॉर देयर इमर्जिंग रिलेशनशिप विद रिच बैंकर्स और मर्चेंट्स। और थर्ड कॉमन फीचर क्या है, जो उनका जो रिलेशनशिप है जो बैंकर्स और मर्चेंट्स के साथ वो काफी बढ़ गया। These people lent money to revenue farmers and received land as grant
land as security and collected tax from these lands, though their own agent. Throughout India, the richest merchants and bankers were gaining a stake in new political power. तो यहाँ पे देखिए जो रिच बैंकर्स और मर्चेंट्स हैं ये क्या करते थे, लोगों को जब मनी चाहिए रहता था, जो रेवेन्यू फार्मर्स है उनको दे देते थे, और उसके बदले में जो है वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम दिस लैंड्स, और जो लैंड्स है उसमें क्या करते थे, टैक्सेस को कलेक्ट करते थे। और ऑल स्टिल थ्रू आउट इंडिया, ठीक है, तो पूरे इंडिया में जो रिच मर्चेंट्स और बैंकर्स थे वो अपना जो है एक मतलब पहचान बना लिया था, और वो अपनी पावर को इंक्रीज करने जा रहे थे। गेनिंग अ स्टेक मतलब उनके पास कुछ ना कुछ हिस्सा जो है पॉलिटिकल पावर का वो बढ़ते जा रहा था। उसके बाद देखेंगे द वतन जागीरदार ऑफ राजपूत। तो many Rajput king, particularly those belonging to Amber and Jodhpur, had served under Mughal with distinction. तो जो बहुत सारे जो राजपूत किंग हैं, जैसे कि कौन कौन हुआ, अम्बेर और जोधपुर के जो राजा थे, वो क्या है, मुगल के अंडर काम करने के लिए मुगल का जो अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट कर लिया था। इन एक्सचेंज दे वर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबली ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर, और उनके बदले जो है उन्होंने क्या है, मुगल्स का रूल अपने अंडर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था। तो उसके बदले क्या है, उनको क्या परमिशन मिलता था, क्या क्या उनको परमिशन मिलता था कि वो मतलब जो ऑटोनॉमी है, जो उनके राज करने का तरीका जो है, ऑटोनॉमी का मतलब होता है राइट, ठीक है, राइट ऑफ पर्सन, यानी किसी का जो अपने राज्य में अपना कोई जो जमीन है उसमें अपने तरीके से यूज करने का, तो उनको मिलता था अपने वचन जागीर में। तो इन 18th सेंचुरी दीस रूलर्स नाउ अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर एडजेसेंट एरिया। तो 18th सेंचुरी के आते आते ये जो रूलर्स थे, अम्बेर जोधपुर वाले जो राजपूत रूलर्स है, वो एडजेसेंट एरिया, जो आसपास के एरिया है, वहां पे भी अपना कंट्रोल जो है फैलाने लगे। अजीत सिंह द रूलर ऑफ जोधपुर, जो अजीत सिंह है, कहाँ का रूलर है, जोधपुर का, वॉज इन्वॉल्व इन फैक्शनल पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। ठीक है, फैक्शनल का मतलब होता है एक ग्रुप को आप ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन जो है आपका जो सोच विचार है वो काफी अलग है उस ग्रुप से जिसको आपने ज्वाइन किया है। तो जोधपुर का जो राजा है वो यहाँ पे पॉलिटिक्स खेल रहा था, ठीक है, मुगल कोर्ट के साथ में। दिस इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज क्लेम द सूबेदारीज ऑफ रिच प्रोविंस ऑफ गुजरात एंड मालवा। तो ये जो राजपूत फैमिलीज है वो क्या क्लेम कर रही है, सूबेदारी, ठीक है, किसका सूबेदारी, रिच प्रोविंस ऑफ गुजरात और मालवा का। तो राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात एंड, ठीक है, जो राजा अजीत सिंह कहाँ के, जोधपुर के थे, सॉरी राजा अजीत सिंह जो है जो जोधपुर के थे, उन्होंने उनको कहाँ की गवर्नरशिप मिली, गुजरात की, और वही राजा जयसिंह को गवर्नर कहाँ का बना दिया, मालवा का बना दिया। दिस ऑफिसर्स वेयर रिन्यूड बाय एम्परर जहांगीर शाह इन 1713। तो ये जो ऑफिसर्स है इनको किसने दिया था, इसका रिनोवेशन किसने किया, एम्परर जो है जहांगीर शाह, ठीक है, 1713 में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, many Rajput rulers had accepted the suzerainty of the Mughals, but Mewar was the only राजपूत स्टेट विद डिफाइड मुगल अथॉरिटी। तो मतलब सारे जो राजपूत रूलर्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मुगल रूलर्स के अंडर वो राज्य करेंगे, मुगल रूलर्स जो है उनके मतलब वो उनके अधीन है करके। राणा प्रताप असेंडेड द थ्रोन ऑफ मेवाड़ इन 1572। तो राणा प्रताप ने उनका जो अथॉरिटी है, जो सुनरिटी है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। असेंडेड द थ्रोन ये कहाँ पे आए, मेवाड़ के जो राजा बने कब, 1572 में, विथ उदयपुर एंड लार्ज पार्ट ऑफ मेवाड़ अंडर हिज कंट्रोल। तो इनके अंदर क्या क्या था, उदयपुर और बहुत ही ज्यादा लार्ज पार्ट ऑफ मेवाड़ इनके अंडर था। अ सीरीज ऑफ एनवॉइस वर सेंट टू राणा टू परस्यूड हिम टू एक्सेप्ट मुगल सुजरेनिटी, बट ही स्टूड हिज ग्राउंड। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है दूत जो है भेजे जाते थे उनके पास में, मुगल एम्प्रेस के जो दूत है वो उनके पास भेजे जाते थे कि भाई वो मान जाए कि वो मुगल सेनेट जो रूल है उसको एक्सेप्ट करते हैं अपने अंडर में। दे ऑल्सो tried to extend their territories by seizing portion of imperial territories neighboring their वतन्स। तो यहाँ पे वो क्या कोशिश कर रहे थे, तो जो नेबरिंग टेरिटरीज है, जो नेबरिंग एरिया है, रीजन है, उसको भी मतलब वो अपने अंडर कंट्रोल में ला ले। तो नागौर वाज कॉन्कॉर्ड एंड एनेक्स्ड टू द हाउस ऑफ जोधपुर। तो नागौर जो एक एरिया है उसको क्या है, हथियार लिया गया, कॉन्कर कर लिया गया और एनेक्स कर दिया गया। एनेक्स का मतलब वहां पे कब्जा जमा लिया, कहाँ से, to the house of जोधपुर। while अंबर sized large portion of बूंदी। तो अंबर जो है वो उन्होंने बहुत जो एरिया है बूंदी का
लार्ज पोर्शन जो है बूंदी का उसको अपने अंडर रख दिया। स्वाई राजा जयसिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर। तो स्वाई राजा जयसिंह जो है उन्होंने अपना एक नया कैपिटल बनाया कहाँ पे, जयपुर में, एंड वाज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722। और उनको कहाँ की सूबेदारी दी गई, आगरा की 1722 में। मराठा कैंपेन्स इनटू राजस्थान फ्रॉम 1740 पुट सीवियर प्रेशर ऑन दिस प्रिंसिपैलिटी एंड चेक देयर फर्दर एक्सपांशन। तो यहाँ पे जो मराठा कैंपेन है राजस्थान में फ्रॉम 1740, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर करते थे जो प्रिंसिपलिटी और चेक है कि उनकी जो फ्यूचर जो है एक्सपांशन ना हो पाए। तो यहाँ पे देखेंगे मैनी राजपूत चिफ्सन बिल्ड अ नंबर ऑफ फोर्ट्स ऑन द हिल टॉप्स विच बिकम सेंटर ऑफ पावर। तो यहाँ पे बहुत सारे जो राजपूत चीफ्स हैं उन्होंने क्या बहुत सारे फोर्ट्स किले वगैरह बनाए हैं जो क्या बना है सेंटर ऑफ पावर, जिससे उसको पता चलता था कि कितने पावरफुल है। विद एक्सटेंसिव फोर्टिफिकेशन, एक्सटेंसिव फोर्टिफिकेशन मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी बाउंड्रीज हुआ करती थी इन फोर्ट्स में। एंड दिस मैजेस्टिक स्ट्रक्चर, मैजेस्टिक मतलब बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर, हाउस अर्बन सेंटर्स, पैलेसेस, टेम्पल्स, ट्रेडिंग सेंटर्स, वाटर हार्वेस्टिंग सेंटर्स एंड अदर बिल्डिंग्स। The Chittorgarh fort contained many water bodies varying from talab to kundis to barley stepples etc. अब उसके बाद देखेंगे राजा जयसिंह ऑफ जयपुर। तो राजा डिस्क्रिप्शन ऑफ राजा जयसिंह इन अ पर्शियन कोर्ट ऑफ 1732 में राजा जयसिंह के बारे में लिखा गया है पर्शियन कोर्ट में। तो राजा जयसिंह वाज एट द हाइट ऑफ हिज पावर, तो कि बहुत पावरफुल हो रहे थे। एंड ही वाज द गवर्नर ऑफ आगरा फॉर 12 years एंड फॉर मालवा 5 to 6 years। ही पोजेस्ड लार्ज आर्मी, आर्टिलरी, ठीक है, आर्टिलरी जो तोपें होती है ना, जो तोप लग डालते हैं, तोप उड़ा के लेके, मतलब तोप जो रहता है जिसमें चक्के होते हैं, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में। एंड ग्रेट वेल्थ एंड हिज स्पे एक्सटेंडेड फ्रॉम दिल्ली टू द बैंक्स ऑफ नर्मदा। और इसका जो रीजन है, जो एम्पायर है, वो कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से जो नर्मदा का जो बैंक है वहां पे, जो जंतर मंतर इन जयपुर। तो यहाँ पे देखेंगे जो स्वाई राजा Swai Jai Singh, the ruler of Amber, constructed 5 astronomical observatory, one each in Delhi, Jaipur, Ujjain, Mathura and Varanasi। इन्हें क्या बनाया था, 5 astronomical observatory, जिससे हम ऊपर जो celestial body है उसको देख सकते हैं। Commonly known as जंतर मंतर, और इनको क्या कहा जाता है, जंतर मंतर। This observatory had various instruments to study heavenly body। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे यहाँ पे heavenly body को स्टडी करने के लिए। उसके बाद जो है साइजिंग इंडिपेंडेंस 6 के बारे में हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें देखेंगे। बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये, और इसके पहले जो 9 चैप्टर था वो भी काफ़ी बड़ा था। तो यहाँ पे जो वीडियो लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं होप करती हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई डाउट है तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।